नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ भारती स्टडी पॉइंट और मैं हूं सोनू सर। इस वीडियो के माध्यम से मैं 10वीं क्लास के हिस्ट्री जो बुक है उसको आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से आप मैट्रिक क्लास के सभी विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए यह मेरी चैनल बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो चलिए मैं बिना समय को व्यतीत किए शुरू करता हूं। 10वां क्लास में जो इतिहास का बुक है उस बुक के पहला चैप्टर का नाम रहेगा आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जो पाठ का नाम है, तो यहाँ दो शब्द आ रहा है आपके पास, एक आ रहा है यूरोप और दूसरा आ रहा है राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर यूरोप है तो क्या है। यूरोप का मतलब क्या होता है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यूरोप एक महादेश का नाम है। अब रहा कि महादेश किसका नाम है, महादेश किसे कहते हैं या महादेश क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी हुई लगभग गोलाकार। तो अब सभी कोई जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 जो भाग है वे सिर्फ और सिर्फ जल ही है। शेष 1/4 जो भाग है उस पर भूतल अर्थात भूमि आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, पठार, ये सारी चीजें मिलेंगे। कहने का मेरा मतलब ये था कि 4 भाग में 3 भाग देखिएगा तो धरती पर आपका जल ही जल दिखाई देगा और शेष 1 भाग पर ही जंगल पाइएगा, पहाड़ पाइएगा, पठार पाइएगा, जिस पर किसान लोग खेती करते हैं उसको पाइएगा, हम जहाँ वास करते हैं वो पाइएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थल है जिनके चारों ओर ये आप देख पा रहे हैं, ये चारों ओर मान लीजिए समुद्र ही समुद्र है और ये हुआ आपका स्थल भाग, ये हुआ स्थल भाग। फिर देख लीजिए यह मान लेते हैं यह स्थल भाग है, इस पर पहाड़, पठार, मैदान वगैरह सब कुछ है और ये रहा आपका समुद्र, ये क्या रहा हमारा समुद्र। इसी तरह देखे तो ये जो हमारी धरती है, इस धरती पर 7 ऐसे महाभूभाग है जिसके चारों ओर समुद्र है, जिसके चारों ओर क्या है, समुद्र है। और इन्हीं भागों को हम भूस्थल जो भाग है, माने भूमि का जो भाग है, इसी को हम लोग महादेश के नाम से जानते हैं। जैसे अब महादेश हमसे कोई पूछे कि महादेश किसे कहेंगे तो आराम से इसको परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। ऐसे बोलेंगे पृथ्वी का वह भूभाग, पृथ्वी का वह भूभाग जिसके चारों ओर समुद्र ही समुद्र हो, उसे महादेश या महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ये भूभाग हुआ, ये भूभाग हुआ। अब इस भूभाग के चारों ओर देखिए हमने समुद्र से इसको दर्शाया है, समुद्र अर्थात ये महादेश कहलाएगा। इस भूभाग के चारों ओर विशाल समुद्र दिखाई दे रहा है आपको, ये भी महादेश कहलाएगा। उसी तरह ये भी हो गया, इसके भी चारों ओर समुद्र, ये भी महादेश कहलाएगा। हाँ, महादेश का मतलब ये नहीं होता जिसके चारों ओर जल हो, जिसके चारों ओर पानी हो, बल्कि अब जैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह एक महादेश हो गया, मतलब मान लीजिए कि यह पृथ्वी का एक भूस्थल हो गया। अब इसके चारों ओर पानी, फिर इसके अंदर भी मान लीजिए कोई ऐसा छोटा जमीन का टुकड़ा हो गया और इसके चारों ओर ये छोटा मोटा कोई मान लेते हैं नदी हो गया या छोटा मोटा कोई जल स्तर हो गया, ई वाला जो मैं दिखा रहा हूं। तो क्या हम इसको महादेश के श्रेणी में, जो मैं जिस बिंदु को, जिस भाग को अभी पूरा चित्रित किया है या उसको पेंटिंग किया है, रंग दिया है, क्या इस भाग को हम महादेश कह सकते हैं? तो नहीं, इस भाग को महादेश हम नहीं कह सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबने महादेश क्या है उसको समझा होगा। अब देखते हैं, तो ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इस तरह का देखा जाए तो 7 ऐसे भूभाग है जिसके चारों ओर समुद्र ही समुद्र है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इस धरती पर 7 महादेश या महाद्वीप पाए जाते हैं। यदि महादेशों को हम घटते क्रम में देखें, अर्थात सबसे बड़ा महादेश कौन है, उसके से छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, तो इसके क्रम के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा महादेश का नाम है आपका एशिया महादेश। एशिया महादेश से छोटा होता है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश से छोटा है उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश से छोटा है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी महादेश से छोटा है तो होता है यूरोप महादेश। यूरोप महादेश से छोटा आता है आपका अंटार्कटिका महादेश और सबसे छोटा महादेश का नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश।
तो मुझे विश्वास है कि आप लोग यूरोप क्या है, यूरोप से हम क्या समझते हैं, आप सबने समझ लिया होगा। तो फिर एक बार हो जाए कि यूरोप क्या है। तो यूरोप एक महादेश के नाम है जिसके अंतर्गत लगभग 44 देश शामिल है। जैसे फ्रांस हो गया, रूस हो गया, बोहेमिया हो गया, हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया और इटली। इस प्रकार के 44 देश यूरोप के अंतर्गत आते हैं। तो हमने यूरोप क्या है समझा। अब उसके बाद एक और शब्द आ रहा है राष्ट्रवाद। तो जैसे परीक्षा में आपसे पूछता भी है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ये तो रहा परीक्षा में पूछे जाने की बात। मेरे विचार से राष्ट्रवाद शब्द के बारे में इस धरती पर आने वाले सभी लोगों की जानकारी निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और इसका जो मतलब है ये बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना का नाम है। अब रहा कि भावना का मतलब क्या है, भावना का मतलब क्या है। चिंता मत कीजिए, मैं राष्ट्रवाद को अंततः परिभाषित निश्चित रूप से करूंगा। सबसे पहले इसके अंदर जो शब्द आ रहे हैं उनकी मतलब को हम लोग समझते चलते हैं। जैसे बोला है राष्ट्रवाद क्या, तो राष्ट्रवाद एक प्रकार के भावना का नाम है। अब रहा कि इसमें जो भावना शब्द है, भावना का मतलब क्या हुआ। तो मैं आप सबको बता दूं, भावना जो होता है एक प्रकार के हमारे मस्तिष्क का सोच होता है। हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार के सोच का नाम है। तो फिर अब यहाँ रहा कि जब सोच का नाम है, सोच है, तो इसको भावना क्यों बोला गया। तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारी सोच में और भावना में अंतर होता है। जैसे हमारे दिमाग में कुछ ऐसे बात बैठे हैं जिसके कोई भी व्यक्ति आकर उसको हमको यदि समझा दे रहा है तो मैं अपने अवधारणा को बदल दे रहा हूँ। अर्थात मैं जो पहले किसी चीज के बारे में सोच रखता था, अब मैं उस सोच को बदल दिया। जो हमारे मस्तिष्क में किसी वस्तु के या किसी भी चीज के बारे में जो पहले से बैठा था, किसी ने बोल दिया तो उसको हमने निकाल दिया। जैसे हमसे मैं ये मान के चल रहा था कि हमारे जो पंचायत के मुखिया जी है वे बहुत मतलब कि बेईमान व्यक्ति है, अच्छे मुखिया नहीं है। लेकिन किसी ने हमसे आकर मुखिया जी के बारे में कुछ बताना शुरू कर दिया, तो अब मुझे विश्वास हो गया कि ना, मुखिया जी बुरे व्यक्ति ना होकर बहुत ईमानदार व्यक्ति है। तो हमारे मस्तिष्क में जो मुखिया जी के पहले जो अवधारणा बैठी थी उसको किसी ने बहुत सरलता पूर्वक निकाल दिया, तो ये रहा सोच। लेकिन कुछ ऐसे भी अवधारणा हमारे मस्तिष्क में होते हैं कि लाख किसी के कहने के बावजूद भी वो हमारे दिमाग से नहीं निकल पाता है। उसी प्रकार की अवधारणा को या उसी प्रकार के हमारे मस्तिष्क में सोच को हम भावना के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझना चाहे तो समझ सकते हैं। हमारे भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रीय दलों का नाम है, एक हो गया बीजेपी और एक हो गया कांग्रेस। तो जो कांग्रेसी है उसके समक्ष बीजेपी कितना ही अच्छी काम कर ले, कितना ही अच्छी काम कर ले, लेकिन कांग्रेस वालों के नजर में उनकी काम जो है गलत ही लगेंगे और वो बीजेपी को निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी दिखाते रहेंगे और उसको निंदा करते रहेंगे। ठीक है, यदि मैं किसी कांग्रेसी के सामने जाकर बोलूं, समक्ष जाकर बोलूं कि बीजेपी आज राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी काम कर रही है, तो शायद ऐसी चांस है कि हमको और उस व्यक्ति से, कांग्रेस वालों से कुछ बाका झाका हो जाए। ठीक उसी तरह यदि कोई बीजेपी वाले हैं और बीजेपी का नेता कितना भी गलत कोई काम कर रहे हो, दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस किसी भी प्रकार के अच्छे काम को कर रहे हो, तो हमसे कोई कांग्रेसी आकर बोले कि भाई तुम्हारे बीजेपी का जो दल है उसके नेता लोग जो है भ्रष्ट है, मोदी साहब ऐसे कर रहे हैं, मोदी जी वैसे कर रहे हैं, वो लाख कुछ कहेंगे, फिर भी मैं वो कांग्रेसी का बात मानने के लिए थोड़ा भी तैयार नहीं रहूंगा। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे भी सोच है कि किसी दूसरे के द्वारा लाख चीज समझाने के बावजूद भी हम उसी बिंदु पर अड़े रहते हैं। तो इस प्रकार की सोच को या इस प्रकार की अवधारणा को हम लोग क्या बोलते हैं, भावना बोलते हैं। तो मैंने बोला कि भावना जो होते बहुत प्रकार के, जैसे कि मैंने बोला कि राष्ट्रवाद एक प्रकार के भावना का नाम है। तो भावनाएं बहुत प्रकार की होती है। जैसे मान लेते हैं जातीयता का भावना ले ले, कि आज के भी इस आधुनिक युग में कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति प्रथा की बात करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को बहुत निम्न दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक वो
जैसे उच्च कुल में जन्म लिया है, नाम के उच्च कुल में जन्म लिया है, लेकिन उसके जो कर्म है बहुत खराब है, फिर भी अपने आप को ऊंचे मानते हैं। और एक जो जैसे शूद्र वगैरह जो होता है ना, एसटी एससी में कोई भी व्यक्ति कितना वो अच्छे काम कर दे, फिर भी वो क्या करते हैं, उनको नीचा समझते हैं। और जो जिस व्यक्ति में ऊंच नीच देखने की जो मेंटेलिटी होता है, उसको आप लाख समझाने की कोशिश कीजिए कि ना, आज के जमाना में इस प्रकार के कोई बात नहीं है, ये सब इस प्रकार की अवधारणा को दिमाग में रखना गलत चीज है, राष्ट्र को कमजोर करता है, परिवार को कमजोर करता है, खुद व्यक्तिगत रूप से भी हानि करता है। आप इस प्रकार की सोच को निकाल दो, बुरा ना मानना, निश्चित रूप से वो जो व्यक्ति है इस प्रकार के सोच को कभी बाहर नहीं निकालेगा, वो उस प्रकार के पल्ले रहेगा। तो ये भी एक भावना है। भावना देखा जाए, जैसे कुछ ऐसे हर एक समुदाय में, हर एक समाज में, हर एक धर्म में कुछ ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके मन में, जैसे कोई मुस्लिम होंगे तो उसके मन में बैठे होंगे पहले से कि हिंदू धर्म में बहुत बकवास है, ऐसा है, वैसा वैसा है। मतलब वो अपने धर्म के आगे क्या करता है, किसी दूसरे धर्म को नीच दृष्टि से देखता है। ठीक उसी तरह देखा जाए तो कोई हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति है, वो अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है और दूसरे धर्म को निम्न दृष्टि से देखता है। तो वैसे व्यक्ति को आप जाकर समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ना, ऐसा ना है, सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है कि धरती पर क्या करना, सुख शांति का माहौल उत्पन्न करना। इस प्रकार की जो चीजें होती है, आप लाख कोशिश कीजिएगा कि उस व्यक्ति के दिमाग से इस प्रकार के बात को हम निकाल दें कि कोई भी धर्म नीच नहीं होता है। विश्वास कीजिएगा कि वो मानने के लिए आपकी बात को तैयार नहीं होगा, जब तक उसको खुद नहीं एहसास होगा कि ना, हम जो सोच रहे थे वो गलत था, तब तक वो छोड़ने के लिए राजी नहीं रहेगा। तो ये भी एक प्रकार के भावने हुआ। तो क्या हम इस प्रकार के एक दूसरे के धर्म को नीच दृष्टि से देखने वाले भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं? जी नहीं, वैसे नहीं कहते हैं। तो राष्ट्रवाद आखिर किस प्रकार के भावना का नाम है? तो मैं बताऊंगा आपको। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना का नाम है जिसके द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र में या किसी भौगोलिक विशेष में रहने वाले लोगों के बीच, फिर से सुनेंगे, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा या जिसके कारण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से एकता के वाहक का कार्य करता है। क्या आप सबने समझ पाया? यदि नहीं समझ पाए तो चलिए मैं एक बार और इसको शुरू करता हूं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा या जिसके कारण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र का मतलब भू वाला क्षेत्र। अब विशेष इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे कि आप भारत में देखिएगा तो भारतीय है तो भारत की दृष्टि से, नेपाली है तो नेपाल की दृष्टि से, चाइनीज है तो चाइना की दृष्टि से, अमेरिकन है तो अमेरिकन की दृष्टि से। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके कारण किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से एकता के वाहक का कार्य करता है। मतलब ये कैसा सोचना कि जैसे कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक दृष्टि से वो ये बताता है कि हम सब एक है, आर्थिक दृष्टि से भी एकता रहने का मतलब कि कार्य कराता है। उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक तो इसमें तो नहीं होगा, इन सारी दृष्टि से लोगों की एहसास कराता है कि हम एक है, हम अलग ना है। भले हमारी पहनावा ओढ़ावा, भाषा ताषा, इस प्रकार की चीज अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक है। तो इस प्रकार के भावना को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यदि हमारे अंदर इस प्रकार के भावना बैठा है कि मैं पूरे भारत को अपना परिवार लेकर चलता हूं, अपना परिवार समझता हूं, या पूरा भारतीय को एक समझता हूं, ठीक है, चाहे किसी भी दृष्टि से मैं सबको एक नजरिया से देखता हूं, तो मैं राष्ट्रवादी हूं। यदि मैं इस प्रकार के सोच को किसी दूसरा में स्थानांतरण कराने की कोशिश करता हूं, तो मैं एक राष्ट्रवादी। तो मुझे विश्वास है कि आपने राष्ट्रवाद किसे कहते हैं आपने समझा होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
हमने यूरोप में राष्ट्रवाद जो हेडिंग का नाम था, पाठ का नाम था, इस पाठ के सारांश को आपको बता दिया। अब उसके बाद है सारांश तो नहीं बताया मैंने, पाठ के जो शब्द, पाठ में जो शब्द दिखाई दे रहे इसके बारे में मैंने आपसे बता दिया। यूरोप क्या हमने समझा, महादेश क्या हमने समझा, राष्ट्रवाद क्या हमने समझा, राष्ट्रवाद की उदय। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला था कि राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सभी मनुष्यों को जानना चाहिए, चाहे वो नेपाल का हो, इंडिया का हो अर्थात भारत का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का भी, कहीं का भी हो। अब क्यों जरूरी है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो भारत देश है अंग्रेजों के लगभग 200 सालों तक गुलाम रहा। तो क्या आप सभी कोई जानते हैं कि हमारे देश 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन क्यों रहा? क्योंकि उस समय हमारे भारतीयों में राष्ट्रवाद के अभाव था। किसके अभाव था? राष्ट्रवाद के। जैसे ये वही बात हुआ कि फलवा मर गया, तो मरने के पीछे कोई ना कोई वजह होता है। जैसे करंट लगने से मर गया, या सांप के काटने से मर गया, या उसको इस प्रकार के कोई उसके शरीर में कुछ ऐसी बीमारी थी जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को करंट लग जाने से उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर क्या हमको क्या चाहिए कि उस फिर जिसके वजह से उस किसी व्यक्ति की मृत्यु उस चीज को हम जाकर छुए? नहीं। यदि आप सेफ रहना चाहते हो तो उससे दूर रहो जो किसी के मौत के कारण बनते हैं। उसी तरह हमारे राष्ट्र अंग्रेजों के लगभग 200 सालों तक अधीन रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह है कि उस समय हमारे भारतीयों में राष्ट्रीयता का अभाव था, राष्ट्रवादी भावना का क्या था? अभाव था। ठीक है, अर्थात यदि आप भारतीय हो और आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप उससे मतलब नहीं रख रहे, बल्कि हमसे थोड़े बोल रहा है, हमको थोड़े। तो इन्हीं राष्ट्रवादी भावना के नाम की वजह से हमने अंग्रेजों के 200 सालों तक अधीन रहा। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इन्हीं राष्ट्रवादी भावना के ना रहने की वजह से हमारा जो देश था ना, पहले उस समय लगभग 560 या 550 के करीब छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, और कोई भी राजा किसी दूसरे राजा से मतलब ज्यादा नहीं रखते थे। और वहीं पर एक राजा हुआ, उसको कोई बाहरी आक्रमण आकर उस पर माने बाहरी कोई अत्याचारी या भ्रष्टाचारी आकर उस राजा को सता रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उसको इस प्रकार के कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो दूसरे राजा वैसे चुपचाप देखते थे, बोलते थे हमसे उसको कोई मतलब नहीं है। और यही कारण था कि हम किसी के 200 सालों तक गुलाम रहा। यही कारण है, इसी गुलामी की वजह से जिस हम देश में आज इतना आजादी से बोल पा रहा हूँ, इस देश को कभी सोना के चिड़िया कहा जाता था। खैर ये लंबी कहानी है, दूसरा चीज में जब इसका समय आएगा तो हम देखेंगे। तो इसलिए मैंने बोला था कि राष्ट्रवाद शब्द के मतलब सबके बारे में पता होना चाहिए। राष्ट्रवाद अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। अब ये राष्ट्रवाद के उदय, एक चीज देख रहे हैं, राष्ट्रवाद की उदय, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे चीज है जो आज से लगभग 2000 साल पहले नहीं था, लेकिन आज है। बहुत सारे ऐसे चीज है जो आज है, आज नहीं है, लेकिन कल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह ये जो राष्ट्रवाद शब्द है या राष्ट्रवाद जो सोच है, राष्ट्रवाद जो भावना है, ये पहले के जमाने में मतलब कि लोगों में पहले नहीं था। देखा जाए कहीं ना कहीं से राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम यूरोप महादेश में पुनर्जागरण काल से प्रारंभ हुआ। अब यहाँ एक चीज आ रहा है, पुनर्जागरण काल क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यूरोप में 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच का जो समय रहा, उसी समय को हम लोग पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ एक सवाल आता है कि 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच के काल अर्थात जो समय है, उसी को हम लोग पुनर्जागरण काल के नाम से क्यों जानते हैं, या उसी को हम पुनर्जागरण काल क्यों कहते हैं? तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो 14वीं सदी से और 17वीं सदी का जो समय था, यूरोप में धार्मिक सांस्कृतिक में बहुत तेजी से क्या हुआ, प्रगति हुआ। इसके साथ साथ लोगों के द्वारा एक जो सरकार थी या जो शासन व्यवस्था थी, उसके प्रति आंदोलन शुरू हुआ। इसी सदी में जो मतलब कि अतताई जो सरकार चल रही थी या जो राजाएं थे,
उनके शोषण, उनके द्वारा जो जनता का शोषण किया जा रहा था, और उस शोषण के विरुद्ध में लोगों के द्वारा युद्ध किया जाने लगा उसी काल में, 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी में। इसीलिए ये जो कड़ी है, अब जो दूरी है 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक, इन्हीं काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण का अर्थ तो आप समझ में पा रहे होंगे कि पुनर्जागरण अर्थात दोबारा जगना। दोबारा जगने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि पहले जो संचार, जो दूर संसार था, उसमें बहुत बड़ा का योगदान रेडियो का हुआ करता था। और उसके पहले देखा जाए तो कबूतरों के द्वारा संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, किसी व्यक्ति के द्वारा पहुंचाना, या पत्र के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। उसके बाद धीरे धीरे आपका आ गया, क्या बोलते हैं, डाक आया। डाक तो हुए के उसके बाद धीरे धीरे अब क्या आया, रेडियो के द्वारा भी, मतलब कि एक जगह का सूचना दूसरे जगह तक पहुंचाया जाना शुरू किया। तो पहले हम किस पर थे? पत्र पर थे, कबूतरों का सहारा लेते थे या किसी व्यक्ति का सहारा लेते थे। क्यों? तो एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश को पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके बाद किसका काल आया? रेडियो का। तो यहाँ कह सकते हैं हमने जब पत्र का रवैया छोड़ा, इस प्रकार के छोड़ दिया, अर्थात इससे कुछ आगे बढ़ा। जब बढ़ा तो इसको क्या बोलेंगे? हमने जगा। फिर रेडियो से यार देखिए, अब टीवी वगैरह तक हम लोग, मोबाइल तक आ गए हैं। अब रेडियो की तुलना में देखा जाए, यदि हम रेडियो में ही रहते, उस प्रकार में रहते, तो वहां हम पुनर्जागरण काल उसको नहीं बोलते, अर्थात दोबारा जगना उसको नहीं बोला जाएगा। यदि रेडियो से हमने मोबाइल पर आ गया तो इसको बोला जाएगा जगना। फिर मोबाइल से कुछ किसी दूसरे चीज पर भी चला जाए तो उसको भी यहाँ बोला जाएगा जगना। तो पुनर्जागरण काल अपने क्या है समझा? राष्ट्रवाद के उदय कब हुआ? तो राष्ट्रवाद के उदय सर्वप्रथम यूरोप में पुनर्जागरण काल के ही समय हो चुका था। तो राष्ट्रवाद की उदय आपने देखा कि पुनर्जागरण काल में हो चुका था यूरोप में। उसके बाद और फ्रांसीसी क्रांति, एक शब्द आया यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का मतलब, फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के, जैसे भारतीय मतलब भारत के, उसी तरह फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के। क्रांति एक शब्द यहाँ आया आपका, क्रांति। तो जब हम लोग शायद 8वीं क्लास या 7वीं क्लास में थे, तो जब कोई क्रांति शब्द बोलता था तो हमारे जहम में चल जाता था, अर्थात हमारे मस्तिष्क में चलता था मारकाट। क्रांति का मतलब मारकाट? जी नहीं, क्रांति का मतलब मारकाट नहीं होता है। हाँ, क्रांति का एक हिस्सा जैसे कि युद्ध वगैरह हो सकता है, लेकिन क्रांति का अर्थ मारकाट या युद्ध नहीं हो सकता है। क्रांति का हिस्सा एक युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध क्रांति नहीं हो सकता है। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रांति का मतलब क्या होता है। तो क्रांति का मतलब किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब जैसे पढ़ाई लिखाई का भी क्षेत्र हुआ, भोजन वगैरह करने का भी क्षेत्र हुआ, राजनीतिक क्षेत्र भी हुआ, रहने सहने का भी क्षेत्र हुआ, कृषि जगत एक अलग क्षेत्र है। उसके बाद मवेशियों के दूध उत्पादन, ये भी एक अलग क्षेत्र है। चिकित्सा लाइन अलग क्षेत्र है, यातायात एक अलग क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र हुआ। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का मतलब कोई भी क्षेत्र हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में एकाएक बड़े पैमाने पर बदलाव को हम लोग क्रांति के नाम से जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सुना होगा ना। तो हरित क्रांति का मतलब हुआ हरे भरे, क्रांति का मतलब एक ना होता, क्या बोलते हैं कि एकाएक बड़े पैमाने पर बदलाव, परिवर्तन। जैसे कि पहले हमारे दादा पापा जो लोग हैं, उनसे आप लोग जाकर पूछ सकते हैं कि पहले काठा में 20 किलो, 50 किलो, 40 किलो, इस प्रकार की क्या बोलते हैं, गेहूं हो जाता था, धान हो जाता था, बहुत होता था। लेकिन चिकित्सकों ने, जैविक चिकित्सकों ने देखा कि जिस तरह हमारे देश में या पूरी दुनिया में जिस तरह आबादी बढ़ रही है, उस तरह यदि काठा में 40 किलो 50 किलो हम गेहूं काट ले या धान काट ले, उससे लोगों के जीवन यापन जाने वाले नहीं है, अर्थात बहुत लोग भूखों मर जाएंगे। तो इन्हीं कारणों से जो बोलते हैं कृषि जगत के जो वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने क्या किया, जैविक खादों का प्रयोग करना शुरू किया। उसके बाद उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार करना शुरू किया, जिसके नतीजा ये हुआ
कि आज हम कट्ठा में लगभग 1.5 क्विंटल या 125 किलो गेहूं आराम से काट लेते हैं, उसी तरह धान भी काट लेते हैं। तो देखिए पहले पहले कितना निकल रहा था, तो कट्ठा में 40 किलो 45 किलो, और आज हम कितना उत्पाद को बाहर उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, तो काठा में 1.5 क्विंटल 125 केजी। देखिए तो इस कृषि जगत में एकाएक और ज्यादा बड़े पैमाने पर बदलाव है ना आया। तो यह भी क्या कहलाएगा, क्रांति कहलाएगा। तो कौन क्रांति? हरित क्रांति। हरित क्रांति क्यों? क्योंकि जो फसलें होते हैं जब युवा अवस्था में होता है या पकने के पूर्व देखा जाए तो हरे भरे होते हैं, इसलिए इसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आप सबने क्रांति शब्द का भी मतलब समझ लिया होगा। आपके यदि दिमाग में होगा कि क्रांति का मतलब मार काट, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो बदलाव होता है किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखा हमने फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति अर्थात फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में बदलाव। अब बदलाव किस चीज का? सबसे पहले फ्रांस में बदलाव कब से शुरू हुआ? तो फ्रांस में आपको मैं बताऊं कि 1789 ईस्वी में, देख रहे हैं डेट लिखा है, 1789 ईस्वी में एक क्रांति शुरू हुआ। क्रांति किसके विरुद्ध शुरू हुआ? तो वहां के जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी उसके प्रति लोगों ने क्रांति करना शुरू किया। फिर मैं एक शब्द आया है राजतांत्रिक या राजतंत्र। राजतंत्र क्या? जैसे अभी देखा जाए तो हम लोग जिस भारत में अभी है, आज के जो भारत का जो शासन व्यवस्था है जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और इसके विपरीत होता है एक राजतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो राजतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है? तो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा लोगों पर चलाए गए शासन व्यवस्था या लगाए गए शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? राजतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे कल्पना करें आप लोग कि यहाँ आप हजारों की संख्या में हो और मैं एक अकेला हूं, तो यह हजारों की संख्या में लोग जो कर रहे हैं, मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इसकी निर्धारण मेरे द्वारा हो रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा इस सारे लोगों पर नियम कानून लगाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, और उसी के तरह अन्य लोगों को रहना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के शासन करने की जो व्यवस्था है, इसको हम लोग राजतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं या राजतंत्र व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो फ्रांस में 1789 का क्रांति क्यों हुआ? तो राजतांत्रिक शासन व्यवस्था के विरोध में हुआ। अब राजतांत्रिक शासन व्यवस्था के विरोध में पहले क्यों नहीं हुआ, क्यों समय हुआ? क्योंकि पहले के जो राजा हुआ करते थे फ्रांस में, ठीक है, तो थोड़ा लोगों को एक ना होता है अच्छा से अपने देश को चलाना, लोगों के सुख दुख को समझना, लोगों में जो भूखमरी है उसकी समस्या का हल ढूंढना, बहुत सारे मतलब कि सीधी तौर पर समझिए कि जिस तरह एक पिता अपने पुत्र के सभी आवश्यकताओं को ख्याल रखता है, उसकी देखरेख करता है, उसके लिए भी क्या चीज की जरूरी है, उसकी जरूरतों को पुगाने का प्रयास करता है। तो पहले उस प्रकार के राजा हुआ करते थे। लेकिन फ्रांस में ना जब क्रांति हुआ उस समय फ्रांस में भूखमरी थी वो बढ़ने लगी, और राजा इसके प्रति किसी भी प्रकार के चिंता नहीं कर रहे थे। जो प्रजा थी उसकी समस्या का समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। उसके बाद राजाओं के द्वारा जो सामंत लोग थे और उसके बाद उच्च वर्ग के लोगों थे, उनको राजा के द्वारा विशेष अधिकार दे दिया गया, जिसके वजह से जो निम्न वर्ग के लोग थे उन लोगों में राजा के प्रति एक आक्रोश की भावना को भड़काया गया। जैसे इसमें एक शब्द आया था सामंत। सामंत क्या है? तो जैसे जमींदार शब्द तो सभी को समझते होंगे, जिसके पास बहुत सारा जमीन हो उसको जमींदार बोलते हैं। लेकिन जो बोलते हैं सामंत, सामंत इन जमींदारों के ऊपर होते हैं, अर्थात जिसके पास एक जमीन का बहुत बड़ा का टुकड़ा हो, बहुत बड़ा का जमीन का क्या हो, स्वामी हो या नेतृत्व करता हो, उसे क्या बोलते हैं? सामंत बोलते हैं। तो फ्रांस में सामंतों को और उच्च कुल के जो जाति लोग थे उनको राजा के द्वारा विशेष अधिकार दे दिया गया था, जिसके वजह से आम जो पब्लिक थी, निम्न वर्ग के लोग थे, उन पर बहुत ज्यादा शोषण या अत्याचार होता था। अब कहने का मतलब ये है कि जब आप मुझ पर अत्याचार करते जाओ तो हम कब तक सहेंगे भाई? मान लेते हैं समाज में 100 व्यक्ति है,
और आप चाहते हैं कि 100 पर मैं अत्याचार करूं, ठीक है आप कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन उसमें से कोई ना कोई 2 या 4 ऐसा होगा जो आपके अत्याचार के विरोध में निश्चित रूप से खड़ा होकेगा, तो होकेगा ना, कि सवाल ना है। तो इसी तरह सामंतों और उच्च वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार दिया गया था। साथ ही साथ उस समय जो धार्मिक आंदोलन थी या धार्मिक चेतना जो थी, धार्मिक चेतना के वजह से लोगों में बौद्धिक विकास भी होने लगा था, और इन्हीं सब कारणों से फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्या हुआ, क्रांति हुई। ये क्रांति 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस में चलता रहा। और अंततः जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, लोगों ने राजतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़कर बहुत दूर फेंक दिया। उखाड़कर क्या किया, बहुत दूर फेंक दिया। और उसी समय 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को कौंसल के रूप में उसको वहां का, अर्थात बोले तो फ्रांस का शासक घोषित किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस में सर्वप्रथम किस रूप में सम्राट घोषित किया गया, तो कौंसल के रूप में। किस सन में, तो 1799 ईस्वी में।